नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था समास किसे कहते हैं और समास के कुल कितने भेद होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समास का अंतिम भेद जिसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण क्या है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा पढ़ने से पहले अव्ययी भाव का क्या अर्थ होता है इसको जान लेना बहुत जरूरी है। अव्ययी भाव का अर्थ होता है जिसमें अव्यय का भाव मिले या अव्यय का भाव छिपा हो, उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में एक शब्द आता है अव्यय। ठीक है, अव्यय क्या होता है इसको भी हम लोग जानते हैं। अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, अ और व्यय। ठीक है, अ इसका उपसर्ग है और मूल शब्द है इसका व्यय। अ मतलब न, व्यय मतलब खर्च या परिवर्तित। न खर्च होने वाला, न व्यय होने वाला या फिर न परिवर्तित होने वाला, अर्थात जो परिवर्तित नहीं होता है जिसे हम कहेंगे कि ये अपरिवर्तित है। मतलब जो परिवर्तित ना हो सके उसे ही हम क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। अव्यय के ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये परिवर्तनशील नहीं होते हैं, मतलब ये परिवर्तित नहीं होते हैं। और क्या होता है, इनके रूप में किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। आइए अब हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है? वह समास जिसका पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है। वह समास जिसका पहला पद या फिर पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ ही होता है अपरिवर्तित। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे अव्यय का अर्थ ही होता है अपरिवर्तित। अव्यय क्या है? अव्यय एक अविकारी शब्द है। जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है उन्हें ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो ऐसा शब्द जो अविकारी हो, जिनमें किसी तरह का विकार उत्पन्न न हो, इसी अविकारी का भाव रखने वाले समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो वह समास जिसका पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है। अभी आपको क्लियर हो गया कि अव्यय क्या है। और उसके संयोग से, जिसका पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है, उसके संयोग से मतलब उसके मिलने से, उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। उसके पहला पद अगर अव्यय रहेगा तो उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, तो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, ऐसा शब्द जो क्या करेगा, जिसका पहला पद अव्यय होता है और उसके मिलने से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, तो उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। समस्त पद आपको पता ही होगा, समास में कम से कम दो पद या दो से अधिक पद मिलकर एक नए पद या नवीन पद का निर्माण करते हैं, उसे ही हम समस्त पद कहते हैं। मतलब जब भी हम समास बनाएंगे या समस्त पद बनाएंगे तो उसमें कम से कम दो या दो से अधिक पद होना जरूरी है। तो समस्त पद भी जब उसका अव्यय बन जाएगा, पहला पद उसका अव्यय रहेगा तो उसके संयोग से पूरा पद अव्यय बन जाएगा, तो इसी तरह का भाव को रखने वाले समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आइए इसके उदाहरण के द्वारा इसको हम और अच्छी तरह से समझ कर देखते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास की परिभाषा सीख लेने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा में क्या पढ़े हम लोग, इसका पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। इसके संयोग से इसका समस्त पद भी कभी कभी अव्यय बन जाता है और उपसर्ग युक्त पद भी इसी समास के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला उदाहरण क्या है, जिस पद में पहला पद आ उपसर्ग से बना हो। ठीक है, जिस समास में पहला पद आ उपसर्ग से बना हो तो उसके विग्रह में पद के अंत में तक लिखा जाता है। जिसके समस्त पद में आ उपसर्ग मिलेगा तो उसके जब विग्रह करेंगे तो उसमें हम किस तरह से समास विग्रह करके लिखेंगे, उसे तक लिखकर उसका समास विग्रह करेंगे। जैसे समस्त पद समास विग्रह, जैसे मान लीजिए आजीवन। आ क्या है इसका, आ है इसका अव्यय। ठीक है, अव्यय है। आ क्या है, उपसर्ग है। आ उपसर्ग से इसे जोड़ा गया है। जीवन क्या है, इसका मूल शब्द है। तो आ उपसर्ग या आ अव्यय लग जाने से इसका जो समस्त पद है वो भी क्या बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा। आजीवन। ठीक है, आजीवन इसका समास विग्रह क्या होगा, जीवन रहने तक। इसे तक से हम क्या करेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे। जीवन रहने तक, आजीवन मतलब जब तक जीवन रहेगा, जीवन रहने तक मैं ये काम करूंगी। ठीक है, आजीवन हम उसे आजीवन कारावास मिल गया, मतलब जीवन रहने तक वो कारावास में ही रहेगा। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, जीवन रहने तक। आमरण। ठीक है, आ क्या है,
अव्यय है जो कभी क्या होता है, परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, और इसके संयोग से इसका जो मूल शब्द है वो भी क्या होता है, अव्यय बन जाता है। इसका समस्त पद भी क्या है, इसका मूल शब्द मरण है और इसका समस्त पद भी क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। और आ उपसर्ग से अगर ये बना रहेगा तो इसके जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मरण तक। इसे क्या कहेंगे हम, मरण तक। उसी प्रकार आ जन्म, ठीक है, आ जन्म, आ क्या है, इसका अव्यय है, इसके संयोग से इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, अव्यय बन जाएगा। इसका समास विग्रह क्या करेंगे हम, जन्म तक। इसे किस तरह से लिखा जाता है, तक के सहारे इसको लिखेंगे हम। आ जन्म, आ क्या है, जन्म इसका मूल शब्द है, आ इसका उपसर्ग से इसे जोड़ा गया है तो बन गया आजन। इसका समस्त पद हुआ आजन और इसका समास विग्रह हुआ जन्म तक। जन्म तक रहने तक मैं ये काम करूंगी, ठीक है। इसके आगे और भी उदाहरण के द्वारा इसको हम क्लियर तरीका से समझकर और भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। आइए इसका दूसरा उदाहरण के द्वारा इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। इसका दूसरा उदाहरण क्या है, अव्ययभाव समास का। जिस पद में पहला पद, ठीक है, समस्त पद में जो पहला पद होता है वे बे, नी, ना, निर आदि उपसर्ग से बना हो, ठीक है। किस तरह उपसर्ग से पहला पद बना हो, बे, नी, ना, निर आदि उपसर्ग से बना हो, तो उसके विग्रह में जब उसका हम समस्त पद का विग्रह करेंगे तो प्राय रहित से जोड़ते हैं अथवा प्रारंभ में बिना शब्द से हम इसे लिख दिया जाता है, ठीक है। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो इसे प्राय रहित से जोड़ते हैं या फिर इसके प्रारंभ में, इसकी शुरुआत में हम बिना शब्द लिख दिया जाता है। ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। पहला क्या है, निडर, निडर, ठीक है, निडर मतलब इसका पहला शब्द क्या है, नी उपसर्ग से इसको जोड़ दिया गया है, निडर। मूल शब्द क्या है, इसका डर है, तो इसका पहला शब्द क्या है, अव्यय है, ठीक है। इसके संयोग से इसका समस्त पद क्या हो गया, अव्यय बन गया। और इसका समास विग्रह क्या करेंगे हम लोग, डर से रहित, इसे हम लोग रहित से जोड़कर इसका समास विग्रह करेंगे। निश्चित, ठीक है, नी से जोड़ा गया है, निश्चित। चिंता से रहित मतलब बिना चिंता के, इसे हम लोग चिंता से रहित भी लिख सकते हैं और इसे बिना चिंता के भी लिख सकते हैं। निश्चिंत मतलब देखो वो निश्चिंत है, बिना चिंता के घूम रहा है। बेवजह, इसे बे उपसर्ग से जोड़ा गया है, ठीक है। बे इसका क्या है, अव्यय है, वजह क्या है, इसका मूल शब्द है। बे क्या है, अव्यय है, ठीक है। इसके संयोग से क्या हो गया, समस्त पद भी इसका अव्यय बन गया है, मतलब बिना वजह के, वजह से रहित, बिना वजह के या फिर वजह से रहित। बेदाग, बिना दाग के, दाग से रहित, ठीक है। बे क्या है, इसका उपसर्ग या अव्यय है और इसके संयोग से इसका पूरा जो समस्त पद है वो भी अव्यय बन गया है। इसका मूल शब्द दाग है और इसका जो पहला जो अव्यय है, ठीक है, बे है, इसे उपसर्ग कहते हैं और इसके संयोग से क्या है, ये समस्त पद बेदाग क्या है, अव्यय बन गया है। और इसका समास विग्रह क्या होगा, बिना दाग के मतलब दाग से रहित। नापसंद, ठीक है, बिना पसंद के, नापसंद मतलब बिना पसंद के या पसंद से रहित, इसका समास विग्रह होगा। तो आइए कुछ और उदाहरण के द्वारा भी है इसे हम अच्छी तरह से और समझते हैं। अव्ययभाव समास का जो तीसरा उदाहरण है इसको हम लोग और अच्छी तरह से समझते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है, अव्यय शब्द यथा से बने शब्दों का विग्रह पद के अंत में के अनुसार लिखकर अथवा प्रारंभ में जैसा जैसे लिखकर करते हैं, ठीक है। समस्त पद का जो पहला पद अव्यय होता है, अगर वहां पे यथा रहेगा तो इस तरह के शब्दों का विग्रह हम लोग करेंगे उसके अंत में के अनुसार लिखकर या फिर प्रारंभ में जैसा या जैसे लिखकर हम लोग इसका समास विग्रह करते हैं। जैसे मान लीजिए समस्त पद है और समास विग्रह है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसका समास विग्रह करेंगे तो के अनुसार लिखकर करेंगे। यथा क्या है, अव्यय है, शक्ति क्या है, इसका मूल शब्द है, इसके संयोग से क्या है, समस्त पद भी अव्यय बन गया है। उसी प्रकार यथा गति, यथा क्या है, अव्यय है, गति क्या मूल शब्द है, इसके संयोग से समस्त पद अव्यय बन गया है। गति के अनुसार, के अनुसार लिखकर इसका समास विग्रह करेंगे। यथा संभव, संभव के अनुसार, के अनुसार लिखकर इसका भी हम समास विग्रह करेंगे। यथा क्या है, अव्यय है और संभव क्या है, इसका मूल शब्द है, इसके संयोग से हमारा समस्त पद क्या बन गया है, अव्यय बन गया है। यथाक्रम, ठीक है, यथाक्रम, यथा क्या है, अव्यय, क्रम मूल शब्द, इसके संयोग से यथाक्रम क्या हो गया, अव्यय बन गया और इसका समास विग्रह क्या होगा, क्रम के अनुसार। यथार्थ, जैसा अर्थ है वैसा, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, जैसा जैसे भी प्रारंभ में लिखकर भी इसको हम कर सकते हैं। जैसा अर्थ है वैसा, उसी को कहते हैं यथार्थ, या फिर लिख सकते हैं अर्थ के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर पहला शब्द यथा से रहेगा तो हम लोग के अनुसार करके या फिर जैसा जैसी प्रारंभ में लिखकर इसका समास विग्रह हम कर सकते हैं। लास्ट उदाहरण क्या है, इसको देखकर हम इसे अव्ययभाव समास को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नंबर 4 इसका उदाहरण क्या है, प्रति उपसर्ग से बने शब्दों का विग्रह करते समय
जब भी अव्ययीभाव समास में पहला जो शब्द रहेगा, पहला जो पद रहेगा, प्रति अगर उपसर्ग से बने रहेगा तो उसका विग्रह करते समय प्राय मुख्य शब्द को, जो मुख्य शब्द में उसे हम 2 बार लिख देंगे। उसे कितना बार लिखेंगे? हम 2 बार लिखेंगे। अथवा उस शब्द से पहले हर शब्द जोड़ देंगे, या फिर क्या कहेंगे, उस शब्द से पहले हर शब्द जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। समस्त पद क्या है? प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन। इसका समास विग्रह क्या होगा? हर दिन या दिन दिन। हर से जोड़ देंगे या फिर इसे 2 बार लिख देंगे, दिन दिन। प्रति क्या है? इसका उपसर्ग है या फिर अव्यय है, और दिन क्या है? मूल शब्द है। इसके संयोग से इसका जो समस्त पद है वो भी अव्यय बन गया है। उसी प्रकार प्रति वर्ष, हर वर्ष, वर्ष वर्ष। प्रति माह, हर माह, माह माह। हर शब्द से हम जोड़ के लिखेंगे। इसका जो मुख्य जो शब्द है माह, उसके आगे हर लगा देंगे या फिर उसको 2 बार लिख देंगे। प्रति क्षण, हर क्षण। क्षण क्षण हम लोग कहते हैं ना, प्रति क्षण मतलब हर क्षण। प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर एक, हर एक, हर एक मतलब प्रत्येक मतलब हर एक। हर से जोड़ देंगे और एक एक। तो क्या है इसका? प्रति उपसर्ग से बने शब्दों का जब भी विग्रह हम लोग करेंगे तो शब्द को या तो 2 बार लिख देंगे या फिर शब्द के आगे हम लोग हर शब्द लिखकर या जोड़कर उसका समास विग्रह करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हमने पढ़ा अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, अव्यय क्या है, अव्ययीभाव समास के उदाहरण क्या है, इस पर आज हम लोगों ने पढ़ाई की। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप भी इसे घर पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।